Today we will be starting a new lesson on buoyancy. So what is buoyancy? Buoyancy क्या है? पहले इसको समझेंगे। आपने देखा होगा कि समंदर में जो जहाज चलता है, समंदर में it floats on water. Okay. Similarly, when you place a solid block, कुछ भी लकड़ी कभी आप देखे होंगे कि पानी में वो तैर रहा है, एक पत्ता जो है वो तैर रहा है। So why all these things float? ये क्यों जो है डूबते नहीं है? बट जब भी आपका कोई सॉलिड जैसे कुछ मेटल, आयरन या फिर रॉक, ये सब जब भी आप पानी में फेंकते हैं तो ये सब डूब जाते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो दिस इज ड्यू टू buoyancy. So what is buoyancy? If we see a ship floating on water or a a rock or a solid block floating on water, then we can say that there is some force, एक फोर्स है जो कि इन बॉडीज को ऊपर में रखता है। सो बुएंसी, तो ये जो फोर्स है इसको बुएंसी कहा जाता है। सो बुएंसी इज एन अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड और एन इमर्स्ड बॉडी इन ए ग्रेविटी फील्ड। ओके, तो कोई भी एक अपवर्ड फोर्स जो कि फ्लूइड्स में एक्सर्ट किया जाता है व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड। Okay, so it may be partially immersed और it may be completely immersed. तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा completely immersed है. Let us consider if this is the body. Let us consider ये एक beaker है and here there is water. If we have placed a body, then a force is exerted from below. So this force is called buoyant force. And what is the meaning of this force? ये force का काम क्या है? ये force का काम है इस body को एक upward thrust देना, एक upward force देना और उसको उस position में रखना. So this is the buoyancy or the buoyant force. ये जो buoyancy है, ये जो force है, इसको कहा जाता है buoyancy force. और you can also call it as upthrust. इसको आप upthrust भी कह सकते हैं। ओके, और ये जो प्रिंसिपल पे जिस पे काम करता है, ये तो बुएंसी हो गया है। बुएंसी के बारे में हम देख लिए हैं। नेक्स्ट आएंगे एक प्रिंसिपल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, जिसपे मैक्सिमम जो वेट कैलकुलेशन है ये सब यूज होता है, वो है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? Archimedes' principle states that the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in a fluid, whether fully or partially, is equal to the weight of fluid that the body displaces. Okay? तो इसमें हम समझते हैं, consider this as a body and this is the water. नेक्स्ट केस में हम देखते हैं कुछ प्रीवियस सिचुएशन जिसमें कि पानी का लेवल ऐसा था. So we can see that there is the difference in the level. Okay. So when a body is immersed in a fluid, either wholly or partially, अगर वो fully immersed है तब भी buoyant force काम करेगा. Fully immersed means it is completely immersed like this. Okay, or it is partially immersed like this. So these are the two conditions. When a body is fully or completely immersed, it is lifted up by a force which is equal to, ये देखिए ये important है, it is lifted up by a force that is equal to the weight of the fluid that the body displaces. तो ये कितना, इसका जो force रहता है वो कितना रहता है? It is lifted by a force. तो इसका force जो रहता है कितना रहता है? इसका force जो रहता है it is equal to the weight of fluid that the body displaces. ओके, तो जितना वेट का फ्लूइड को ये बॉडी डिस्प्लेस कर रहा है, ये देखिए, मीन्स दिस इज द ओरिजिनल सिचुएशन एंड दिस इज द सेकंड सिचुएशन, दिस इज द फर्स्ट सिचुएशन. तो फर्स्ट सिचुएशन में इसमें कोई बॉडी नहीं है. जब भी बॉडी को जब भी बॉडी को यहाँ पे ला करके यहाँ पे डुबाया जाता है,
और ये फ्लोट करना शुरू होता है, तो ये जो फोर्स है, जो बॉटम का जो फोर्स है वो कितना रहता है, इट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड। ये जो जितना वेट का फ्लूइड यहाँ पे लिफ्ट हुआ है, कंसिडर दिस रीजन, ये जो रीजन है, तो कितना वेट का फ्लूइड वो बॉडी डिस्प्लेस किया है, ये जो रीजन है, इतना ही वेट का फ्लूइड होगा। तो ये वेट का फ्लूइड हम कैसे निकालेंगे, इसका वेट कितना है, वी नो दैट फोर्स, और वी कैन जनरली से दैट वेट इज नथिंग बट रो जी वी। पहले क्या करना है, ये रीजन का वॉल्यूम निकालना है, इसमें कितना वॉल्यूम का फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, then we will multiply it by rho into g, as we know that for water rho is 1000, g is 9.81, ओके, एंड v हम यहाँ से निकालेंगे। तो एक एग्जांपल करेंगे जिससे हमें ये पता चल जाएगा। सो लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। तो इसमें कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, वी आर जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल टू सॉल्व दिस। ओके, let us consider this as a container and this is the wooden block। जरूरी नहीं कि पानी हमेशा कंटेनर में है, अगर एग्जांपल है रिवर में, तो जनरली अगर ऐसे भी कुछ कंडीशन हो सकता है। ओके, दिस इज द ब्लॉक एंड दिस इज द वाटर इन द रिवर। ओके, सो दिस कैन ऑल्सो बी द कंडीशन, और दिस कैन ऑल्सो बी द कंडीशन जब ये डूबा हुआ हो। ओके, तो जरूरी नहीं है कि हमेशा जो कंटेनर है वो कहाँ पे प्लेस हो, वो हमेशा एक वेसल के अंदर ही प्लेस हो। बट इन दिस एग्जांपल वी आर टेकिंग दिस। तो एक वुडन ब्लॉक है, मान लेते हैं इसका जो विड्थ है, दिस विड्थ ऑफ दिस वुडन ब्लॉक, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, स्क्वायर ब्लॉक। सो इसका जो विड्थ है मान लेते हैं 1 मीटर। ओके, नाउ इसका जो वेट है, इसका जो विड्थ है वो है 1 मीटर, और इसका डेप्थ भी हम मान लेते हैं। डेप्थ को लेट अस टेक इट समथिंग डिफरेंट, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। डेप्थ को लेट अस कंसीडर इट एज 0.8, 0.8 मीटर इसको हम ले लेते हैं डेप्थ को। और इसका जो लेंथ है, मतलब लेंथ मीन्स इसका अगर साइड व्यू से देखें तो ये जो ब्लॉक जो रहेगा, इसका जो ये जो लेंथ रहेगा, ये जो लेंथ है, इसको लेटस हम लोग इसको कितना कंसिडर करते हैं, इसको हम लोग कंसिडर करते हैं 5 मीटर। ओके, तो इसमें जो भी ब्लॉक है, ये क्या कर रहा है, फ्लोट हो रहा है एक लिक्विड में, और लिक्विड का जो ग्रेविटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी इसका है, लेट अस कंसिडर इट एज समथिंग 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ओके, स्पेसिफिक ग्रेविटी और स्पेसिफिक वेट we will represent it by W। ओके, 10 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब। तो अगर इसमें आएगा, क्वेश्चन में अगर आए कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, so now if the question arises, the first is volume of water displaced, and the second question is position of center of buoyancy। So we have taken a block with this as 1 meter, this as 0.8 meter, and this is the fluid। ओके, एंड इट्स लेंथ, अगर साइड से हम देखें, इसका जो लेंथ है, दिस इज 5 मीटर, एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। सो व्हाट विल बी द व्हाट विल बी द फर्स्ट, इसमें कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। वी नो दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वो कितना आएगा, वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं इसका वॉल्यूम से। फर्स्ट इसका वेट कैलकुलेट करते हैं। सो वेट ऑफ ब्लॉक,
कितना हो जाएगा? देखिए वेट जो स्पेसिफिक ग्रेविटी दिया गया है और जी स्पेसिफिक वेट ऑफ वुड, ये जो वुडन ब्लॉक है इसका स्पेसिफिक वेट कितना है? इसका है 10 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। तो पहले इसको स्पेसिफिक वेट इनटू इनटू किससे करेंगे? इसका जो वॉल्यूम है उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे। इसका वॉल्यूम कितना आ जाएगा? तो वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू 1 इंटू 0.8 इंटू 5। तो अबाउट ये आएगा 4 मीटर क्यूब। ओके, सो व्हाट विल बी द वेट ऑफ द ब्लॉक? वेट ऑफ द ब्लॉक इज इक्वल टू, हमको पता है, रो जी वी वेट। तो रो इंटू जी यहाँ पे दिया गया है 10, एंड वी इसका हो जाएगा 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 न्यूटन। ओके, ये हम लोग का है 10 किलो न्यूटन है। ओके, तो 40 किलो न्यूटन। तो वेट ऑफ द ब्लॉक कितना आया? 40 किलो न्यूटन। नाउ व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड? देखिए हमको पता है कि इक्विलिब्रियम स्टेट में होने के कारण आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि इक्विलिब्रियम वेट में वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। तो वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है? बाय आर्किमिडीज प्रिंसिपल वी नो दैट वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। तो इसमें वाटर डिस्प्लेस्ड कितना है? इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। ओके, सो वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक हमने ये निकाला है। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, इसमें देखिए वाटर डिस्प्लेस्ड हो गया। वाटर डिस्प्लेस्ड क्या हो जाएगा? रो जी भी, सॉरी, यस, दिस वाटर, ओके, इट विल बी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, यही कहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। एक बार हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, the upward buoyant force that is exerted on a body immersed in fluid, whether partially or equally, is equal to the weight of fluid that the body displaces। ये जो weight of fluid है, जब हम इसको डुबाए हैं उसमें, जो weight of fluid है उसका वेट कितना आएगा? उसका वेट जो आएगा, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक, जितना भी वुडन ब्लॉक का वेट रहेगा उसी वेट का जो वाटर है वो क्या होगा? डिस्प्लेस होगा। ये हम लोग को पता है। तो रो जी भी हम इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक हमने निकाला था अभी 40 किलो न्यूटन। नाउ वी कैन से दैट v इज इक्वल टू 40 किलो न्यूटन डिवाइडेड बाय रो इंटू जी। तो रो यहाँ पे कितना है? वी कैन कंसिडर इट एज 1 किलो न्यूटन इंटू 9.81। सो जो भी आंसर आएगा एक्स वाई जेड, जो भी आंसर आएगा उतना मीटर क्यूब होगा दी वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है? पहले वेट ऑफ ब्लॉक निकालना है, फिर वॉल्यूम ऑफ फिर वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड को इक्वेट करना है वेट ऑफ ब्लॉक के साथ, क्योंकि जितना वेट का आपका जो सब्सटेंस है उतना ही आपका जो फ्लूइड है वो डिस्प्लेस होगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल से यही कहता है। नेक्स्ट, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ, देखिए पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बुएंसी, इसको जानने के लिए हम क्या करेंगे, जितना वॉल्यूम हमारा बॉडी जो है गया होगा नीचे पानी में, लेट अस कंसीडर दिस, जितना वॉल्यूम का ब्लॉक पानी के अंदर रहेगा उतना ही वॉल्यूम जो है वो डिस्प्लेस करेगा ऊपर। ओके, ये है ना कि आप एक अगर बाल्टी में एक मग डुबाते हैं तो मग का जो इतना वॉल्यूम होगा वही वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है? ऊपर लिफ्ट होगा। तो इसी से हम निकाल सकते हैं। सो लेट अस एज्यूम दैट ब्लॉक क्या है? ब्लॉक फील्ड हो गया, ये 0.8 मीटर है। लेट अस कंसीडर कि ब्लॉक का जो टॉप सरफेस है और वाटर का जो टॉप सरफेस है दोनों इक्वल है, तो हमें कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आएगा। सो in this case we know that volume of wooden block in water, okay, if let this be 0.5 meter और else, ओके, तो ये जितना कितना डेप्थ में है? ये 0.5 मीटर डेप्थ में है। सो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 मीटर इंटू 0.5 मीटर इंटू इसका लेंथ जो रहेगा मल्टीप्लाइड बाय 5 मीटर।
और वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड ये हम कैसे निकालेंगे? हमने इसको वाटर डिस्प्लेस्ड को हम कैसे निकाल सकते हैं? यहाँ पे जो हमारा निकला है वॉल्यूम, बस इसी को ऐड करना है। लेट अस कंसीडर दिस एज एक्स वाई जेड, ओके, जो लिए थे। सॉरी, सेंटर ऑफ बुएंसी के लिए हमें एच हमको अभी निकालना है, सेंटर ऑफ बुएंसी कितना है इसका, ठीक है। सो व्हाट इज द सेंटर ऑफ बुएंसी? तो सेंटर ऑफ बुएंसी निकालने से पहले एक बार देख लेते हैं इसका डेफिनेशन। सो सेंटर ऑफ बुएंसी क्या होगा? सेंटर ऑफ बुएंसी क्या होगा? ये एक पॉइंट है जहां पे कि जो बुएंट फोर्स है हम कह सकते हैं कि वहां पे एक्ट करता है। मान लीजिए वो बुएंट फोर्स कहाँ पे एक्ट करता है? जनरली इट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जनरली सेंटर ऑफ ग्रेविटी में एक्ट करता है। बट जब भी एक फ्लूइड में ये पार्शियली इमर्स्ड है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है? बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा उसका सरफेस एरिया के बीच में रहेगा। बट बुएंट फोर्स कहाँ रहेगा? इमर्स्ड बॉडी जो है उसका जो एरिया का जो सेंटर रहेगा जस्ट यहाँ पे। सो इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन दिस कंडीशन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज हियर एंड द बुएंट फोर्स एक्ट्स हियर। क्यों? क्योंकि ये एक इमर्स्ड, ये एक बॉडी है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा सेंटर में रहेगा। बट फ्लूइड अगर मेरा इतना है तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आएगा ये एरिया में, ये रीजन में मेरा, बस ये जो सरफेस एरिया है जितना इमर्स्ड है उसका सेंटर में क्या होगा? बुएंट फोर्स एक्ट करेगा। ओके, सो हियर वी हैव देयरफॉर टेकन द वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक। कितना वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक वाटर के अंदर है ये तो हमको पता नहीं है, 0.5। ओके, सो हियर वी कंसीडर दैट इट्स एच। मान लेते हैं यहाँ पे एच हाइट का, यहाँ पे जो हाइट है वो एच हाइट है। टोटल हाइट कितना है? 0.8 है। बट मान लेते हैं जीरो एच हाइट का जो है वाटर, एच हाइट का वाट एच हाइट का जो ब्लॉक है वो वाटर के अंदर है। सो वी कैन फ्रॉम दिस वी कैन टेक आउट एच एक्स वाई जेड बाई 1 into 5, दैट इज 5 मीटर स्क्वायर। एक्स वाई जेड क्या है? ये हमारा जो वॉल्यूम निकाले थे पहले, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड यही है। सो एच हमारा निकल जाता है इसमें से, मान लीजिए ए बी सी। नाउ हम लोग का हमारा जो भी रहेगा सेंटर ऑफ बुएंसी, सेंटर ऑफ बुएंसी कहाँ पे एक्ट करेगा? सेंटर ऑफ बुएंसी एक्ट करेगा ये इसका सेंटर में। तो सेंटर कैसे निकालेंगे? अगर ये एच हो जाता है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, तो इसका जो सेंटर एक्ट करेगा कितना? h/2 डिस्टेंस में एक्ट करेगा। सो हियर वी कैन टे आउट एज सेंटर ऑफ बुएंसी इज इक्वल टू h/2। जनरली ये एसएससी एग्जाम में ऐसे आपको नहीं पूछेगा, बट इफ इट आस्क्स आल्सो देन यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। क्योंकि इसमें देखिए जो भी है, और एक बार रिवाइज कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड अगर देखना है, वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड पहले क्या करना है? हमको वेट को इक्वेट करना है। क्योंकि अगर वेट इक्वेट, जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस होता है उतना वेट का जो वुडन ब्लॉक है, जितना वाटर उतना ही वेट होता है वुडन ब्लॉक का। एक स्टोरी रहता है एक किंग का, एंड थ्री थ्री पीसेस ऑफ आइडल्स यू कैन से। तो 3 कॉपर का स्टेचू रहता है, 3 गोल्डन स्टेचू रहता है। तो वो सुनार लाता है 3 स्टेचू, और सुनार 2 स्टेचू लाता है। सॉरी, एक क्राउन का रहता है एग्जाम्पल। ओके, सो वी विल अंडरस्टैंड बाय दिस एग्जाम्पल। तो एक किंग रहता है और एक क्राउन रहता है। तो क्राउन जो रहता है सुनार बना करके लाता है और कहता है कि ये 100% गोल्ड से बना हुआ है। तो किंग को डाउट होता है कि ये 100% गोल्ड से कैसे बना सकता है। सो किंग क्या करता है? अपना एक बुद्धिमान, एक बहुत टैलेंटेड वो लोग का एक मंत्री रहता है, उस मंत्री को बुलाता है और बुला के उसको पूछता है कि क्या ये 100% गोल्ड से बना हुआ है? इसको बिना तोड़े, इसको बिना मेल्ट किए ये बताना है। तो वो बुद्धिमान आदमी क्या करता है? वो क्या करता है, वो कहता है कि इसी वजन का, इसी क्राउन का वजन का एक गोल्ड का बार चाहिए। तो वो उसी वजन का एक गोल्ड का बार लाता है, एंड एक टंकी में वो पानी भरता है। एक बार, वो जो बार है, गोल्डन जो बार है, उसको पहले डुबा लेता है। डुबाने के बाद वो देखता है कि कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ, कितना वाटर डिस्प्लेस हुआ है। ओके, वेट ऑफ वाटर, कितना वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस हुआ है। नेक्स्ट क्या करता है? उसी टैंकी में फिर से उतना ही लेवल में पानी रखता है जितना कि प्रीवियसली रखता है,
और फिर जो क्राउन है फिर वो क्राउन को डुबाता है, बार को निकाल करके फिर वो क्राउन को डुबाता है। तो अभी वो देखता है कि कितना वेट ऑफ पानी डिस्प्लेस हुआ है। अगर दोनों का वेट ऑफ पानी इक्वल डिस्प्लेस होता तो जो सुनार है वो बच जाता। बट क्या होता है इसमें कि जो वेट ऑफ जो क्राउन है उसमें देखता है कि वो कम पानी डिस्प्लेस हुआ है। देयरफॉर इससे वो कंक्लूजन में आता है कि ये जो गोल्ड जो बना हुआ है ये 100% गोल्ड नहीं है। तो इससे भी हम कह सकते हैं कि वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। ओके, इसमें आपको याद रह जाएगा। सो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू वेट ऑफ वुडन ब्लॉक। जनरली जितना वेट का वाटर डिस्प्लेस हुआ होगा उतना ही वेट रहेगा वुडन ब्लॉक का। इसीलिए जो थर्मोकॉल है वो कितना वेट का वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा, बहुत कम वेट का वाटर डिस्प्लेस्ड करेगा। बट अगर उसी जगह में, इसीलिए जो थर्मोकॉल है वो फ्लोट होता है क्योंकि उसका जो डेंसिटी है वो बहुत कम है। बट उसी जगह में अगर आप उसी जगह में एक आप डालें एक रबर पेन, तो ये सब में देखिएगा वाटर जो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड वो ज्यादा रहेगा क्योंकि इसका जो वेट रहता है उसका वेट ज्यादा रहता है सॉलिड ऑब्जेक्ट का जनरली। और आप डाले स्टोन तो उसका जो वेट है वो वेट डिस्प्लेस होगा। सेकंड, अगर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ बुएंसी दिया गया हो तो हमको नहीं पता रहता है कि कितना वेट ऑफ कितना लेवल में कितना वाटर, कितना जो हाइट है वो कितना हाइट तक वाटर में वो सबमर्ज्ड है या फिर इमर्ज्ड है। तो जितना भी वाटर लेवल का वाटर में वो इमर्ज्ड हो बस उसका डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। बिकॉज हम लोग का जो बॉडी है हम लोग कुछ इस साइज में लेता है, नहीं तो हमको फिर उसमें अलग कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जनरली अगर आपका क्वेश्चन ये हो कि अगर इसका हाइट यहाँ पे दिया गया है 0.8, अगर इसका मान लीजिए इसका हाइट दिया गया है 0.8 और अभी हमको इसका निकालना पड़ेगा सेंटर ऑफ बुएंसी, देन इसमें कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0.8/2 क्योंकि इसका ये सेंटर में एक्ट करेगा, सो इट विल बी 0.4। ओके, बट इन ऑल अदर केसेस हम कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वुडन ब्लॉक इन वाटर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ओके, now what we will do is the next chapter, next topic that we will start here, which is important from examination point of view, is types of equilibrium. देखिए, जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। अगर देखा जाए तो जनरली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। द फर्स्ट वन इज स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या कहता है? अगर एक फ्लोटिंग बॉडी है, मान लीजिए दिस इज अ बॉडी, okay, let us consider that this is a body and it is floating in water, and this is water, दिस इज द बॉडी एंड इट इज फ्लोटिंग इन वाटर। अगर हम क्या करें उसको एक एंगुलर एक फोर्स दे, अगर उसको थोड़ा सा हम टिल्ट करें, फॉर एग्जांपल एक बोट है, दिस इज अ बोट, ओके, ये वाटर में है। अगर इसको थोड़ा सा हम टिल्ट करें तो बोट किस तरह से आ जाएगा? बोट आएगा कुछ इस तरह हो जाएगा। ओके, थोड़ा सा टिल्ट करने पर बोट कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर अगर हम ये टिल्टिंग जो फोर्स है इसको हम पे हटा दे, हटा देने के बाद अगर बोट अपना ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न आ जाता है, then we can say it is in stable equilibrium. So, if a body floating in a liquid return back to its original position when given a small angular displacement, then the body is said to be in stable equilibrium. ओके, तो जनरली जितने भी बोट्स को बनाए जाते हैं, जितने भी शिप्स को बनाए जाते हैं, वो किस में बनाए जाते हैं? स्टेबल इक्विलिब्रियम में बनाए जाते हैं। वी विल सी दिस स्टेबल इक्विलिब्रियम में कैसे बनाया जाता है। नेक्स्ट द टॉपिक इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या है? अगर एक बॉडी फ्लोटिंग, एक बॉडी जो है वो फ्लोट कर रहा है वाटर में और हमने उसको एक फोर्स दिया है, हमने उसको इस तरह घुमाया है और वो क्या करता है, वो और भी ज्यादा घूम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज द बोट एंड वी हैव अप्लाइड अ लिटिल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हियर, और बोट क्या है, उसको जहाँ इतना घूमना था वो इतना घूम के फिर रिटर्न वो क्या करता है, इस तरह घूम जाता है। अपोजिट देख सकते हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन है, ये जहाँ था उसका अपोजिट घूम गया है। देन वी कैन से इट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आ पाता है। सो इफ ए बॉडी फ्लोटिंग इन लिक्विड डज नॉट रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, डज नॉट रिटर्न बैक, इसको याद रखना है, एंड हील्स फार्दर अवे, और भी हील्स फार्दर अवे मतलब और भी घूमता है, व्हेन
given a smaller displacement then body is said to be in unstable equilibrium. ओके, नेक्स्ट है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, तो देखिए जनरली इन स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो रिटर्न आ जाता है, बट न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में अगर आप छोटा सा डिस्प्लेसमेंट देके, मान लीजिए आपका बोर्ड कुछ नया पोजीशन अटेंड इधर ऐसे हो गया है, then it remains in this position even after removal of this external displacement or the angular displacement। मतलब कि एक बोट है, तो बोट में लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आप उसको थोड़ा सा टिल्ट करते हैं और अब जैसे टिल्ट करके रखे हैं वो भी वैसे ही टिल्ट होकर रहेगा, भले ही आपका फोर्स जो है वो रिमूव हो गया है, फोर्स हटाने के बाद भी वो अपना जो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। सो इट इज द केस ऑफ न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। If a body floating in liquid occupies a new position and remains at rest in this new position when given a small angular displacement, then body is said to be in neutral equilibrium। ओके, तो अगर छोटे अगर कम टाइम में देखा जाए तो इसको एक बार रिवाइज कर लेंगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी क्या है, एंगुलर फोर्स को रिमूव करने के बाद वो अपना ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न हो जाता है। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में बॉडी जो है अपना ओरिजिनल पोजीशन में रिटर्न नहीं आ पाता है और वो फर्दर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है और भी घूम जाता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देने के बाद अगर आप एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हटा देते हैं तब भी बॉडी अपना ओरिजिनल पोजीशन में नहीं रहता है और ना ही वो ज़्यादा घूमता है, वो उसी पोजीशन में रेस्ट में रह जाता है, एक नया पोजीशन अपना बना लेता है। Okay, so these are the three types of equilibrium. Now we will be coming to a very important topic which is metacenter. So it is metacenter. तो मेटा सेंटर देखने से पहले इसके बारे में हम समझते हैं मेटा सेंटर क्या है। सी, दिस इज ए बॉडी, कंसीडर जो पहला जो डायग्राम है इसी को ही, ये एक बॉडी है और इसको हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देते हैं। लेट अस कंसीडर दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज थीटा। अगर इसको हम थीटा मानते हैं, लेट अस कंसीडर दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एज थीटा। अगर इसको हम थीटा मानते हैं तो ये क्या करता है, ऑसिलेट करना शुरू करता है, बॉडी जो है ऑसिलेट करना शुरू करता है। ऑसिलेट मीन्स कुछ इस तरह से मूवमेंट होता है, कुछ इस पहला इस पोजीशन में आता है, फिर इस पोजीशन में, फिर इस पोजीशन में। तो ये क्या है, एक ऑसिलेशन मूवमेंट, ऐसे फिर ऐसे ऐसे करता है, फिर फाइनली वो धीरे धीरे रेस्ट में आता है। ओके, जो बोट्स में ओरिजिनली होता है वो यही मोशन रहता है कि वो ऑसिलेट करता है, कभी ऐसा नहीं है कि वो एक बार ऑसिलेट करके वो पोजीशन में फिक्स आ जाए। ओके, तो जनरली वो ऑसिलेट करता है अराउंड ए पॉइंट, और जिस पॉइंट के अराउंड वो ऑसिलेट करता है उसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, मेटा सेंटर, एम। ओके, तो इसी पॉइंट, जिस पॉइंट के अराउंड वो ऑसिलेट करते हैं, इसको मेटा सेंटर कहा जाता है। और मेटा सेंटर को डेफिनेशन के लिए एक सेकंड तरीका भी हम कह सकते हैं। मान लीजिए इसका जो बॉडी का वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो जी इधर है। ओके, तो जी जो है अगर हम कह सकते हैं कि इसका जो बुएंसी है वो बी है। Let buoyant force be B and the center of gravity be G। ओके, तो इसको हम कह सकते हैं, मेटा सेंटर को अगर हम डिफाइन करना चाहें तो हम इसको कह सकते हैं कि इट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एक्सिस ऑफ बॉडी। तो ओरिजिनल जी और बी हमारा कहाँ आएगा, ये ओरिजिनल जी रहेगा, ये बी रहेगा ओरिजिनली। ओके, तो जब डिस्प्लेस करने के बाद नया बुएंट फोर्स कहाँ आ जाएगा, बी, ये होगा। ओके, तो मेटा सेंटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, लेट अस कंसीडर दिस बॉडी। तो इसका ओरिजिनल जी कहाँ रहेगा, ये रहेगा, ये बी रहेगा, और इस ये दोनों का लाइन का जो इंटरसेक्शन है किसके साथ, नया बुएंट फोर्स के साथ। जहां बुएंट फोर्स का अगर हम एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे और जी और बी, ये जो दो पॉइंट है, बुएंट फोर्स, द ओरिजिनल बुएंट फोर्स एंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो लाइन अगर हम ज्वाइन करके उसको एक्सटेंड करके लेते हैं, यहाँ पे इसको एक्सटेंड करते हैं। नेक्स्ट क्या करते हैं, जो नया पॉइंट फोर्स है, ये जो नया पॉइंट फोर्स है उससे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और ये जहाँ पे मीट करता है यही हमारा मेटा सेंटर बन जाता है। ओके,
नाउ वी विल कैलकुलेट, ये हो गया m। तो मेटा सेंटर हमने देख लिया है कि क्या है। और देखिए जो मेटा सेंटर का जो पोजीशन है, जनरली वो स्मॉल एंगल थीटा के लिए कांस्टेंट रहता है। ओके, उसमें ज्यादा ये नहीं रहता है। जनरली फॉर स्मॉल एंगल थीटा मेटा सेंटर इज कांस्टेंट। तो एक नेक्स्ट है, वो है मेटासेंट्रिक हाइट। सो व्हाट इज मेटासेंट्रिक हाइट? तो मेटासेंट्रिक हाइट जो है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अगर ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड द मेटा सेंटर इज कॉल्ड मेटासेंट्रिक हाइट। ये जो डिस्टेंस है इसको कहा जाएगा मेटासेंट्रिक हाइट। ओके, स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए, फॉर स्टेबल इक्विलिब्रियम, जब भी स्टेबल इक्विलिब्रियम आपका हो उसमें क्या होगा, पोजीशन ऑफ मेटा सेंटर एम रिमेन्स हायर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए एम इज हायर देन सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी से हमेशा मेटा सेंटर जो रहेगा वो ऊपर रहेगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस फिगर जैसे हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर इज लोअर और बिलो सी जी। ओके, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से जो मेटा सेंटर है वो नीचे रहेगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाटर है, और कंसिडर दिस, अगर ऐसा कुछ कंडीशन है कि मेटासेंट्रिक हाइट और बुओयंट फोर्स, कुछ ऐसा कंडीशन आ गया है जहाँ पे मेटा सेंटर यहाँ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर है, तो ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। इन न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में मेटा सेंटर एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज एट सेम पॉइंट, दोनों ही सेम पॉइंट में लाई करेंगे। ओके, सो इन दिस केस क्या हो जाएगा, अगर ये एक एग्जांपल हो, तो ये दोनों, इसमें जी भी है इसमें एम भी है, तो ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ओके, so for stable equilibrium meta center lies above center of gravity, for unstable equilibrium meta center lies below center of gravity, and for neutral equilibrium meta center and center of gravity lies at same point, or we can say it that the meta center and the center of gravity coincides। तो यही याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो आ सकता है ये।